नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम चारे वाली फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम रबी की ऋतु में बोए जाने वाली फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम अन्न वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, नकदी फसलें और शर्करा वाली फसलों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चारे वाली फसलें यानी कि फोडर क्रॉप्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो रबी की ऋतु में जई, बरसीम और रिंच का बोया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जई यानी कि ओक की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कौन से क्लाइमेट में और कौन सी सोयल में इसकी खेती की जाती है, इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी कौन कौन सी होती है, इरिगेशन मेथड क्या होता है, लैंड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सीड रेट क्या ली जाती है, कौन सी सीड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम इसमें कौन कौन सी डिजीज लगती है, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं और हार्वेस्टिंग मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तो इसका बोटेनिकल नेम एविना सेटाइवा होता है और इसकी फैमिली की बात करें तो यह ग्रेमिनी फैमिली का माना जाता है। इसके बाद में हम इसमें क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 42 होता है और इसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन की बात करें तो अरब सागर में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद में हम इसके उपयोग की बात करें तो जई का उपयोग जानवरों को हरे चारे और सूखे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जानवरों के लिए इसका प्रोडक्शन किया जाता है हरे चारे के रूप में। इसके बाद में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड आदि माना जाता है। इसके बाद में हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो यह नम व ठंडी जलवायु की फसल होती है। इसकी खेती के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको शरद ऋतु में बोया जाता है। इसके बाद में हम सोइल की बात करें तो इसकी खेती के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जिसकी पीएच 6 से 7 के मध्य होनी चाहिए और उचित जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए। इसके बाद में हम भूमि की तैयारी की बात करें यानी कि लैंड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो खरीफ की फसल कटने के बाद में इसकी भूमि तैयार की जाती है। भूमि को भुरभुरा व ढीला बनाया जाता है ताकि अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो। उसके बाद में हम इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी की बात की जाए तो इसकी अलग अलग इम्प्रूव्ड वेराइटी होती है, जैसे केंट, अल्जीरिया 19, हरीता RO90, OS6 इसकी प्रमुख वेराइटी होती है, जो 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज की बात करें तो नॉर्मली इनकी उपज 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है चारे के लिए। इसके बाद में हम सीड की बात करें तो सीड हमेशा सर्टिफाइड प्योर और डिजीज फ्री सीड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सर्टिफाइड सीड का प्रयोग करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होगा। इसके बाद में हम सीड रेट की बात करें तो चारे के लिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर और दाने के लिए 85 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद में सोइंग टाइम की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर के मंथ के मध्य इसकी सोइंग की जाती है। इसके बाद में हम सोइंग मेथड यानी कि बुआई की विधियों की बात करें तो इसको अलग अलग विधियों के द्वारा बोया जाता है, जैसे छिड़काव विधि, पंक्तियों में और सीड ड्रिल विधि। इसके बाद में हम सिंचाई की बात करें तो इसको 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 25 दिन बाद में की जाती है। इसके बाद में कटाई की बात करें तो हरे चारे के लिए और दाने के लिए इसकी कटाई की जाती है। इसके बाद में हम इसकी उपज की बात करें तो हरे चारे की उपज 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और दाने वाली फसल की उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इंसेक्ट की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से मुख्य इंसेक्ट दीमक लगता है, जो इस फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद में हम डिजीज की बात करें तो इसमें ब्राउन रस्ट, ब्लाइट और लीप ब्लाइट जैसी डिजीज लगती है। इस प्रकार जई की खेती की जाती है।